टमाटर की खेती पूरे वर्ष की जाती है और जो किसान सभी तकनीकों को ठीक से अपनाते हैं उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। ऐसे ही किसान हैं झारखंड राज्य के शिव प्रसाद साहू। ये इन दिनों टमाटर की खेती से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। गेहूं धान की परंपरागत खेती के अलावा किसानों के लिए टमाटर की खेती काफी लाभदायक साबित हो सकती है। तकनीकी विधि अपनाकर और अच्छी प्रजाति के बीज का चयन कर किसान टमाटर की खेती से मालामाल हो रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान हैं झारखंड की राजधानी के प्रखंड बुढ़मू में रहने वाले शिव प्रसाद साहू, जो कि टमाटर की खेती से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। मेरा खेती माने गांव से 1 किलोमीटर कुछ दूरी में है। इसका नाम है जमुआ टाँड़। यहाँ 2 एकड़ का प्लॉट में हम टमाटर लगाए हैं और टमाटर का तोड़ाई चल रहा है। और करीब टमाटर मतलब एक तोड़ा में 40 कुंटल 30 कुंटल माने निकलता है एक तोड़ाई में रोज माने डेली। हाँ, उसका तोड़ाई चल रहा है अभी। माने अच्छा माने टमाटर निकल रहा है 40 कुंटल 30 कुंटल माने डेली निकलता है। और बाज़ार में भी हम लेके जाते हैं टमाटर तो 2 रुपया टाइट में बिकता है। माने हम 30 रुपये माने किलो से चालू किए हैं। कभी 2500 बेचते थे, कभी 26 भी बेचते हैं, कभी माने 20 बेचे 22 बेचे, कभी मतलब 17 रुपया 18 रुपये 15 14 कभी नहीं बेचे हैं। हम सबसे हाई रेट में बेचे हैं। क्वालिटी भी अच्छा है। करीब हम यहाँ से माने 15 टन माल निकाल दिए। उतना और होगा 20 टन तक माने हमारा माल और निकलेगा। इन्होंने बताया कि बाजार में टमाटर के दामों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर औसतन बाजार भाव की बात करें, इन्होंने अब तक 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचा है और अभी तक लगभग 15 टन टमाटर बेच चुके हैं, जिससे इन्हें 3 लाख रुपए की आमदनी हुई है। आगे आने वाले समय में इन्हें लगभग 15 टन और उत्पादन मिलेगा, जिससे इनकी आमदनी और भी बढ़ जाएगी। इस खेत को हम जोताई माने जून महीना में करवाए थे और जोताई के साथ साथ हम करंज खरी को माने 100 केजी माने डाले थे 2 एकड़ में और 4 ट्रैक्टर हम गोबर डाले थे। अच्छा से माने हम पटा लगा के फिर मेरिया दिए थे। उसके बाद फिर नर्सरी लगा के माने बनाए थे भीठा बना के, जिसमें कि माने हम 28,000 पौधा लगाए। और उसके बाद मतलब उसको रोपे तो मतलब तनी मनी इधर उधर तो मारा, लेकिन फिर वहाँ बचल था गाछी तो उसको करीब 2,000 पौधा फिर हम लगाए। इनका कहना है कि टमाटर की खेती के लिए इन्होंने खेत को अच्छी तरह से जोतकर कतारों को बनाया और फिर उस पर पौधों की रोपाई की, ताकि बारिश पानी के कारण पौधों को कोई नुकसान न हो और बारिश का पानी आसानी से खेत से निकल जाए। इन्होंने बताया कि टमाटर की फसल में रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः जैविक खादों से ही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और हम जो माने पटवन का सिंचाई होता वो सिंचाई हम नहीं किए, ऊपर वाला बारिश का पानी से माने हो गया। अलग से माने सिंचाई करने को नहीं पड़ा। इस तरह से हम टमाटर का माने खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन है। बैक टू वाइप बायोहार्ज और सुरक्षा का इस्तेमाल किए, छिड़काव किए तो माने इससे माने पत्ता में चींटी उती भी टमाटर में लगा था तो मतलब साफ हो गया और माने फल अच्छा दिया और माने अच्छा निकल रहा है। समय समय पर हम देख रेख करते रहते थे। घास भी हम निकाले थे खेत से 2-2 बार 3 बार माने निकवन किए थे। केवल हम जैविक माने खेती किए, उससे हमको अच्छा लाभ मिला। साथ ही कीट और रोग व्याधियों के नियंत्रण के लिए भी जैविक दवाओं का समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बताया कि फसल के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवारों के कारण होता है, इसलिए समय समय पर खरपतवारों की रोकथाम के लिए खेत में निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। साथ ही पौधों की बढ़वार अच्छी तरीके से होती रहे, इसके लिए बीच बीच में खाद का प्रयोग भी करना पड़ता है। इस
तरह से हम टमाटर का माने जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं, और जैविक खाद को सबको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे खेती अच्छा होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि मौसम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी 4 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति सामान्य रहेगी, लेकिन ठंड बढ़ने से पाला पड़ने की संभावना बढ़ रही है। पाले के कारण इस समय कुछ फसलें प्रभावित हो सकती हैं। पाले से फसलों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इसकी उचित जानकारी दे रहे हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर DK श्रीवास्तव। आजकल दिन के तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ रही है और रात के भी तापमान में गिरावट आ रही है, जिसके नाते पाला पड़ने की हमेशा आशंका बनी रहती है। और इसमें भी थोड़ा सा हम पहचान सकते हैं, जैसे अगर आसमान साफ़ हो शाम के समय और हल्की हवा चल रही हो, तो उस समय ये काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है कि रात में पाला पड़ सकता है। और इसमें होता ये है कि तापमान जो है वो शून्य के आसपास या उससे भी नीचे चला जाता है, या कम से कम 4 डिग्री से नीचे चला जाता है। और इससे जो हमारे पौधे हैं उनके अंदर जो उनका कोशिका द्रव्य होता है वो जम जाता है, जिसके नाते कई बार तने फट जाते हैं और आलू है, चना है, मटर है, कभी कभी गेहूं जैसी फसलों को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखिए, मूल समस्या इसमें पाले में यही होती है कि जब तापमान बहुत गिर जाता है तो कोई भी जीवधारी, चाहे मनुष्य हो या पौधा, वो अपने आप को उसके अनुकूल बनाने के प्रयास में रहता है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम भी कहते हैं कि भाई जाड़े में भी हाइड्रो जो है, जिसको कहते हैं कि जल की कमी हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जल की कमी हो जाती है। तो हमेशा जो है अगर शरीर में आपके पानी बना रहता है तो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा जाड़ा हो या पाला हो, दोनों में ही नुकसान कम होता है। इसलिए हल्की सिंचाई अगर आपके खेत में है, नमी है पूरी, तो आपके पौधों को पाले का सबसे कम असर होगा। और दूसरी चीज़ कि आसपास अगर गर्मी बनाए रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि धुआं कर दीजिए, या जो है उसमें अगर ऐसे पौधे हैं जो बहुत छोटे हैं उनको अगर आप ढक सकते हैं, जैसे आपने बेहन कहीं डाला है बाई चांस या कुछ है, तो उनको पुआल से ढक दीजिए उसके ऊपर, या जहाँ पे पताई बिछा सकते हो, ये जिसको कहते हैं कि जो है उसको ढक सकते हो किसी तरीके से ज़मीन की सतह को या पौधों को। तो किसी भी तरीके से हमको पौधों को उनके आसपास के स्थान को सामान्य जो बाहर का तापमान है उससे बढ़ा के देना है, बढ़ा के सुविधा देनी है। तो इससे हम जो है उसको पाले के जो भी विपरीत प्रभाव हैं उससे हम अच्छी तरह बचा सकते हैं। अगर फल वाली फसल है, जैसे पपीता है या और फसलें हैं, उसमें फल आया हुआ है तो उसको जो है बोरे से या टाट से ढक देना चाहिए। फसलों पर पाले के असर को कम करने के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि इन सभी कार्यों को करने के बावजूद भी अगर पाले का असर कम नहीं हो पा रहा है तो गंधक अम्ल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसकी 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा थायो यूरिया जैव नियामक का भी आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 300 ग्राम मात्रा 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। नवरोपित छोटे पौधों को पुआल या अन्य घास फूस का ठट्टर बनाकर पूरब दिशा में खुला छोड़ते हुए ढक सकते हैं। इससे नवरोपित पौधों पर पाले का असर नहीं होगा। काफ़ी जो मुर्गी पालन किसान करते हैं भाई हमारे, उनको भी चाहिए कि जो मुर्गी के रहने का स्थान है उसके चारों तरफ जो है बोरा वगैरह या प्लास्टिक जो भी बांध दें, जिससे कि हवा, ठंडी हवा अंदर ना जा सके। बिजली के बल्ब को जला सकते हैं, तो इस प्रकार से पाले से वो बचाव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किशनपुर, जिला उधम सिंह नगर के अवनीश कुमार ने। आपने मुर्गियों में काकसिडियोसिस रोग से बचाव और उपचार पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
जैसे कि हम लोग जानते ही हैं मुर्गी पालकों से मेरे कि जो है कि यदि हम अच्छे से अपने मुर्गियों को रखेंगे और रोग से दूर रखेंगे तो हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अंडों का भी, चूज़ों का भी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है कॉक्सीडियोसिस है, एक रोग जो मुर्गी पालकों को परेशान करता है। तो आज हम कॉक्सीडियोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉक्सीडियोसिस रोग है क्या? तो भाइयों, जो ये हमारा कॉक्सीडियोसिस है एक परजीवी रोग है जो कि मुर्गियों में स्पेशली होता है और उसी से जुड़ी प्रजातियों में होता है। तो उसमें हम जो है विशेष तौर पर ये कम उम्र, वैसे तो किसी भी उम्र की मुर्गियों में हो सकता है ये, लेकिन विशेष तौर पर जो 3 से 6 माह की मुर्गियों उसमें बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो वैसे तो ये बड़ी मुर्गियों में भी हो सकता है, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं उनमें भी हो सकता है। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ हैं उसमें उसका अंडे का उत्पादन गिर जाता है। तो यदि हम सबसे पहले तो बात आती है कि ये रोग होता कैसे है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले कि ये परजीवी रोग है, साथ साथ ही ये जो है 2 जगह मुर्गियों में हो सकता है, आंत में और ये दूसरा है सीकल में, और इसके 9 प्रजातियां होती हैं जिससे ये होता है। अब हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहले जो फैलने के कारक हैं, यदि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होगा, क्योंकि जो इस परजीवी के जो फैलाने वाले जो ऊसिस्ट हैं वो मल के रास्ते से बाहर आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है साफ सफाई का। तो जो मल के रास्ते से जो आएंगे तो वो ऊसिस्ट कहीं भी हो सकती हैं, जहाँ उसने मल विसर्जन किया है वहाँ हो सकती है, जहाँ हमने बिछावन बिछा रखी है वहाँ हो सकती है। वो इन्फेक्शन बर्तन आदि में फैल सकता है। तो बर्तनों में खाने पीने का जो हमने पानी का जो हमारा है वाटर है, जो हमारा फीडर है, या हमारे जो बिछावन है वहाँ, यहाँ तक कि यदि हम ध्यान रखें कि जो हमारे यहाँ अटेंडेंट हैं वो या हम खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो हम उस रोग को फैला रहे हैं। साथ साथ कई बार चूहे हैं या कीड़े मकोड़े हैं, ये भी उस रोग को फैलाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एक कारक से दूसरे कारक तक ये रोग फैलने न दें। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई समय पर अपनी मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिससे कभी कभी तो उनकी मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए किस तरह से करें मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी की पहचान, आइए जानते हैं। अब बात आती है इसके लक्षण क्या हैं। तो जहाँ तक हम कॉक्सीडियोसिस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह से ये रोग होता है। 2 तरह से, तो सबसे पहला जो रोग है वो आंत में होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल, या दूसरा होता है सीकल कॉक्सीडियोसिस। इन दोनों में मुर्गी जो है वो सुस्त हो जाती है, आहार अपना बिल्कुल छोड़ देती है, और उसका जो मल शुरुआत में जो है उस खड़िया सफ़ेद जैसा होता है, और बाद में यदि इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है तो उसमें लाल रंग का हो जाता है, उसमें रक्त आने लगता है। तो पहले लक्षण ये है। दूसरी चीज़, जो मुर्गी है वो गर्दन को अपनी धड़ से नीचे कर लेगी, चोंच को नीचे करके या तो झुका लेती है या अपने जो उसके पंख हैं उधर घुसा के बैठना का अनुभव करती है और पीछे की तरफ हो जाती है और एकदम सुस्त हो जाती है। कई बार जो अधिक रोग जब हो जाता है तो उसमें मृत्यु तो हो ही जाती है, जो कि मृत्यु दर काफ़ी है, कई जगह तो 40% भी देखी गई है छोटी मुर्गियों में। और यदि मुर्गी अंडा देने वाली है तो उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। साथ साथ यदि रोग ज़्यादा हो गया है तो जो उसकी कलगी है वो, और गले के और जितनी भी श्लेष्मा है वो हल्के रंग की पीली हो जाती है, जो कि एनीमिया के कारण होती है, वो बिल्कुल पीली पड़ने लगती हैं। और साथ साथ यदि ऐसा आपको दिख रहा है कि जो एक से दूसरे में एक साथ फैलता जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कॉक्सीडियोसिस हो रहा है। किसान भाइयों, आपकी मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी ना आए और यदि ये बीमारी आ गई है तो आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। लेकिन ये रोग हो ही ना पाए, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सावधानी रखने के लिए हम बचाव क्या क्या करें। तो जैसे मैंने बताया, जहाँ तक बचाव की बात आती है तो ऐसे मुर्गियों को जिनमें हमें लग रहा है कि कॉक्सीडियोसिस हमारे यहाँ बार बार आ रहा है, सबसे पहले तो हम मुर्गी लाने से पहले उस पूरे जहाँ हमने उसको मुर्गियों को रखना है उसकी पूरी बिछावन बदल दें, साफ सफाई का ध्यान दें, उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें, नमी युक्त बिल्कुल ना हो। और दूसरे जो बर्तन हमारे हैं जो जिसमें हम फीडर
फिल्टरर है, वाटरर है, उसका बहुत ध्यान रखें साफ सफाई का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, फैलाने के सोर्स होते हैं। जहाँ तक उसके इलाज की बात है तो कई तरह की दवाएं उपलब्ध है। सबसे पहले तो हम जो मुर्गी है उसको उन मुर्गियों से अलग कर दें जहाँ ये फैल रहा है, या कई मुर्गियों को हो रहा है तो उनको थोड़ा अलग कर दें। तो एक उम्र की मुर्गियों को एक साथ रखें, जो बड़ी मुर्गियां हैं उनको अलग दूसरे स्थान पर रखें। साथ हम कई दवाइयाँ आती हैं, जैसे हम दो तरह के दे सकते हैं। एक तो हम दवा दें जो तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है उसमें, लेकिन यदि रक्त में आने लगा है तो बचाना उसका बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो कि हम उसको आहार में दे सकते हैं और पानी में दे सकते हैं। तो यदि तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हमें ठीक करना है, तो हम पानी में देते हैं। जैसे कि कॉक्सी के लिए एम्प्रोलियम दवा आती है, उस एम्प्रोलियम दवा को हम पानी में मिला के देते हैं और 5-7 दिन तक हम उसको देते हैं। साथ साथ ऐसी मोनेंसिन है, उसको भी हम पानी में मिला के देते हैं। लेकिन यदि हम उसको पहले से बचा के रखें, यदि ये ना हो, तो इसके लिए हम खाने में, हम आहार में पशु के हम उसको मिला के देते हैं, तो आहार में चलता रहता है, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फाक्यूनोलिन की दवा है, वो भी हम उसको दे सकते हैं, तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatyup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला की तुड़ाई के